नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और डेटा सेंटर के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और कार्यक्रम में आज बात होगी पंजाब की 13 लोकसभा सीट और चार टीमें दावेदार। कौन कौन दावेदार? बीजेपी है दावेदार, कांग्रेस है दावेदार, अकाली दल है दावेदार और आम आदमी पार्टी है दावेदार। तो इन 4 टीमों के बीच है पंजाब का ये मुकाबला। सवाल ये कि क्या 2019 वाला प्रदर्शन कांग्रेस दोहरा पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी? तमाम चीजें हैं और सवालों पर नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहला और अहम सवाल यह है कि पंजाब का सरदार कौन, यानी कि कौन सी वो पार्टी होगी जो पंजाब में अपना परचम बुलंद करेगी। सवाल नंबर 2 पर नजर डालते हैं कि अगला सवाल हमारा है जो हम आपको बता दें, पंजाब के बहुकोणीय मुकाबले में कौन कितने गोल मारेगा, यानी कि कौन कितनी सीट पर कब्जा जमाएगा। इस पर भी सबकी नजर रहने वाली है। और तीसरे सवाल का अब हम रुख कर लेते हैं। इस लड़ाई में ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है और हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने आ रहा है। और हमारा सवाल है, पंजाब में किस टीम के पक्ष में होगी जातियों की गोलबंदी? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पंजाब की सियासत में भी जातीय समीकरण काफी महत्व रखते हैं। अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। आपको बताएं कि पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन हमने 6 सीटें ऐसी निकाली हैं जिनको हॉट सीट माना जा रहा है। तो हम बात करेंगे पंजाब की 6 सीटों के मुकाबले में किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी। पंजाब के इस पूरे समीकरण को आज हम डिकोड करेंगे। हर एक, जैसे पहले हम करते रहे हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटों पर हम बात करते रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस समय कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। और संजय जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सेदार रहेंगे, वो भी अपनी राय हमारे सामने रखेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं सीटों की बात करूंगा। हॉट सीटों की अगर हम बात करें अमिताभ जी, तो नंबर आता है अमृतसर का। इन 6 हॉट सीटों में हम पहले बात अमृतसर की कर लेते हैं। चारों टीमों के प्लेयर हैं, यानी कि यहाँ पर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आप भी है और अकाली दल भी है। इस बार की तस्वीर क्या कहती है? पिछले 2 बार से कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीती है। देखिए, इस बार 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है जो 1989 के बाद पहली बार पंजाब में हमें देखने को मिल रहा है। तरनजीत सिंह संधू जो एक्स IFS ऑफिसर रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है बीजेपी से। बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर जो सिख वोट है वो 3 पार्टियों में डिवाइड हो जाए। अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और हिंदू वोट जो है वो कंसोलिडेट हो जाए बीजेपी की तरफ। हालांकि बीजेपी ने क्योंकि इस बार अपनी स्ट्रैटेजी में भी चेंज किया है, एक हिंदू पार्टी से उठ करके उसने बहुत सारे सिख लीडर्स को भी अपनी पार्टी में अकोमोडेट किया है ताकि सिख समाज का भी वोट वो ले सके। अमृतसर में ठीक ठाक हिंदू पॉपुलेशन है। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कांटे की टक्कर है वो क्या रूप लेती है। चलिए हम सीधे बात करेंगे पटियाला सीट की, जहां पाले बदल चुके हैं। और पाले कैसे बदले हैं आपको बताएं। 2 बार के कांग्रेस टिकट पर जीती परनीत कौर बीजेपी में आ चुकी हैं। एक बार आपसे जीते धर्मवीर गांधी कांग्रेस का झंडा थामे हैं। कैप्टन अमरिंदर भी बीजेपी के साथ हैं। तो संजय जी, पटियाला क्या कह रहा है? देखिए, पटियाला अमरिंदर सिंह के कारण हमेशा काफी चर्चा में रहा है, लेकिन अमरिंदर सिंह की वो धार नहीं अब रही है। अब बीजेपी के साथ है। जैसा पहले अमरिंदर सिंह हुआ करते थे, एक समय में कांग्रेस को अकेले अपने दम पर एक तरह से पार्टी के लीडरशिप के साथ रीबेल करके उन्होंने चुनाव जितवाया था। परनीत कौर अब बीजेपी में है, ये सही बात है। बट पटियाला के साथ मुझे लगता है कि जिस सीट की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अमृतसर, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि वहां से एक बार मतलब अरुण जेटली का एक्सेप्शन हो चुका हारने का। फिर पिछले बार हरदीप सिंह पुरी वहां से लड़े थे, वो हार गए थे। इस बार बीजेपी की संभावनाएं ज्यादा है। देखिए, पंजाब को लेकर जलंधर का मुझे संजय जी थोड़ा जल्दी देखना पड़ेगा आगे। अगली सीट की हम बात कर लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो गेस्ट हैं वो 30 से 40 सेकंड में समीकरण को हमारे दर्शकों को समझा पाए ताकि हम सारी सीटों को कवर करें। जलंधर की बात कर लेते हैं। 3 बार के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस जीत रही है। इस बार क्या लगता है अमिताभ जी? देखिए, जलंधर में इस बार कहीं ना कहीं भाजपा ने आम आदमी पार्टी से जो MLA हैं उनको टिकट दिया है। जलंधर में जो हिंदू आबादी है जिले में लगभग 40% से ऊपर है, यानी यहाँ पर हिंदू आबादी ठीक ठाक है। और बीजेपी की यही उम्मीद है इस सीट पर कि हिंदू पॉपुलेशन जो है वो भाजपा को बैक करे और सिख वोट जो है वो बाकी 3 पार्टियों में डिवाइड हो जाए। अब देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी का जो वोटर सपोर्टर है जिसने दिनेश सिंह रिंकू को वोट किया था, वो क्या इस बार सुशील रिंकू को वोट किया था, इस बार भाजपा को वोट करता है
या आम आदमी पार्टी के पास ही उनका वोट जो है वो रह पाता है। संजय जी का रुख करूंगा। संजय जी, भटिंडा की बात करते हैं। पिछले 3 चुनाव में यहां से अकाली दल की हरसिमरत कौर चुनाव मैदान में जीती हैं। इस बार क्या उन्हें चुनौती मिल रही है, और अगर चुनौती है तो ये चुनौती किससे है? देखिए, हरसिमरत कौर जिस समय पार्लियामेंट एक्टिवली अटेंड किया करती थी, वो वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थी। इस बार लेकिन इक्वेशंस पूरी तरह बदल गए हैं। ये शिरोमणि अकाली दल, उसका उसकी साथ में काफी कमी हो गई है। बीजेपी ऑफ कोर्स मतलब अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। यहाँ उन्होंने एक बढ़िया सिख कैंडिडेट दिया है। आम आदमी पार्टी इस समय में उफान पर है, और कांग्रेस का स्टॉक पिछले चुनाव से अगर आप जी, देखेंगे कंपैरेबल लास्ट इलेक्शन से, तो थोड़ा नीचे जा रहा है। चलिए मैं अब लुधियाना की बात करूंगा। अमिताभ जी, लुधियाना के अगर हम पिछले चुनाव पर नजर डालें तो पिछले तीनों चुनाव कांग्रेस ने यहां पर जीते हैं, और 2014 और 19 में जो चुनाव जीता था रवनीत सिंह बिट्टू ने। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि इस बार रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के खेमे में खड़े हैं। तो ये लड़ाई कितनी दिलचस्प यहां पर लुधियाना की हो जाती है? देखिए, लुधियाना में कांग्रेस से जो एमपी रहे हैं उसको भाजपा ने इस बार टिकट दिया है। बेअंत सिंह के पोते हैं, तो यहाँ पर भी लुधियाना में भी लगभग 40% से ऊपर हिंदू आबादी है। भाजपा की कोशिश है कि हिंदू वोटर भाजपा को वोट करे, और बिट्टू अपनी इमेज और काम की वजह से सिख वोट भी भाजपा को दिला दे, ताकि भाजपा इस 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में निकल जाए। बट देखना पड़ेगा अल्टीमेटली होता क्या है। चलिए मैं संजय जी का रुख करना चाहूंगा। बारी है छठी सीट। जिन 6 सीटों को हमने छांटा है उनमें आखिरी सीट है, छठी सीट, वो है गुरदासपुर की। संजय जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। संजय जी, पिछले 2 चुनाव में बीजेपी यहां से जीती है। दोनों बार फिल्मी हस्तियों को बीजेपी ने मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार बॉलीवुड पर दांव बीजेपी ने नहीं खेला है। ऐसे में यहां का समीकरण क्या इशारा करता है? क्या यहां से निकल कर आता है? गुरदासपुर में अब सनी देओल जीत करके आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने गुरदासपुर के लिए कुछ किया नहीं, तो इसलिए मतलब एक अजीब सी स्थिति थी। लेकिन फिर उसके बाद हर चुनाव अलग अलग चुनाव होता है। लोग कई बार एक बार जिता करके उसके बाद पार्टी गलती करती है, और बाकी लोग उसके अगर माफीनामा एक तरह का पेश करते हैं तो पार्टी कई बार मान लेती है। तो इसलिए गुरदासपुर बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने एक चुनाव किया है। यहाँ जी, मतलब बाकी अगर वो होगा कि इसको कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या शिरोमणि अकाली दल कितना मजबूत टक्कर बीजेपी को देती है, बीजेपी कितना मतलब पिछले चीजों को भूल करके नई चुनौतियों को लेकर के आगे जाती है। जी। अमिताभ जी का मैं यहाँ पे रुक करूँ। अमिताभ जी, 2014 के हम नतीजों पर नजर डालें, 2019 के नतीजों पर नजर डालें, तो एक सवाल जहन में आता है, इस बार पंजाब का सरदार कौन? 2019 में कांग्रेस ने कमाल का प्रदर्शन किया था, 8 सीटें जीती, बीजेपी के खाते में 2 आई, अकाली दल के खाते में 2 आई, आप 1 सीट पर अटक गई। इस बार पंजाब का सरदार कौन नजर आता है? देखिए, पंजाब में एंटी सेंटर पॉलिटिक्स होती है। 2014 में कांग्रेस के खिलाफ वहाँ मत पड़ा, एनडीए को ज़्यादा सीटें आईं। 2019 में भाजपा के खिलाफ मत पड़ा, कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें आईं। अब इस बार 4 दल अलग अलग लड़ रहे हैं, 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है। भाजपा की उम्मीद है कि सिख वोट इन तीनों पार्टियों में डिवाइड हो जाए। वहीं आम आदमी पार्टी जो है, जो 2022 में विधानसभा चुनाव यहाँ पर जीती है कांग्रेस पार्टी को हरा करके, वो उम्मीद करती है कि कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं वो यहाँ पर उसमें वो डैमेज कर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी की सीटें अगर घटती हैं यहाँ पर, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के साथ जिनका अलायंस है उनके साथ दिल्ली में यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को यहाँ नुकसान हो सकता है। भाजपा जो 2 सीटें जीती थी, लार्जली हिंदू बहुल क्षेत्र में जीती थी, वो अपनी टैली रिटेन कर सकती है। शिरोमणि अकाली दल को भी एक आधा सीट का नुकसान वहाँ देखने को मिल सकता है। चलिए अमिताभ जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, और आपने जो जातियों का यहाँ पर जिक्र किया है उस समीकरण को भी विस्तार से समझेंगे। संजय जी भी हमारे साथ हैं, अमिताभ जी भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी डेटा सेंटर, और आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की, जहां पर है 13 लोकसभा सीटें। ब्रेक पे जाने से पहले 6 हॉट सीटों के बारे में विस्तार से समीकरणों को हमने समझा। अब जरा जातीय जो समीकरण है पंजाब के, उन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब भी जातीय समीकरणों से
कास्ट इक्वेशन से अछूता नहीं है। तो मेरा सवाल संजय जी से है, सवाल ये कि पंजाब के मैदान में जितनी भी टीमें उतरी हैं, किसके पक्ष में जातियों की ये गोलबंदी हो सकती है? कितना इंपॉर्टेंट है ये समीकरण, इसको साधना? देखिए, आमतौर पे जो जर्सी का वर्चस्व होता है, आप या वो हरियाणा में हो या पंजाब में हो, लेकिन धीरे धीरे समय बदलते समय के साथ काफी सारे समीकरण बदलते जा रहे हैं। अब जैसे कांग्रेस ने जब चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया था तो वो एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, हालांकि वो मास्टर स्ट्रोक प्रूव नहीं हुआ। अब ये भी देखिए कि आम आदमी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है अरविंद केजरीवाल, उनका पंजाब से कोई लेना देना नहीं था, है ना। वो हरियाणा के वणिक समुदाय से आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए अगर हम स्ट्रिक्टली अगर उस तरह से जाएंगे, वहाँ दलित समाज का पॉपुलेशन काफी है, वहाँ क्रिश्चियन जो वो कन्वर्जन है वो भी काफी हद तक है। तो इसलिए कई बार उसको ठीक ठाक सीधे सीधे उसमें बांटना, हाँ, बीजेपी जरूर वहां बहुत लंबे समय से, बहुत समय तक अपने आप को पंजाब की पॉलिटिक्स से अकेला चलने की राह से अलग इसलिए किए रही क्योंकि उनको लगता था कि बॉर्डर स्टेट है और यहाँ की सेंसिटिविटी अलग तरह की है। तो और श्रोमणी अकाली दल उनके पुराने जी साथी थे। तो इसलिए कई तरह के बदलते हुए समीकरण में, बदलते हुए जो सिचुएशंस हैं उसमें जी वो चीजें थोड़ी सी जो है बाकी स्टेट से यहाँ अलग तरह से प्ले करती हैं। जी, अमिताभ जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। अमिताभ जी, जो हिंदू आबादी है पंजाब की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी तादाद है उसकी। अब सवाल ये है कि बीजेपी को एक उस पर एक चस्पा कर दिया जाता है, एक टैग चस्पा कर दिया जाता है, हिंदुओं की पार्टी है, इस तरीके से उसको कहा जाता है। लेकिन जब पंजाब में हम देखते हैं तो क्या आपको वो रिप्रेजेंटेशन वहाँ नजर आता है, अगर हम पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स को समझें तो? देखिए, अगर 2019 और उसके पहले की बीजेपी की परफॉर्मेंस देखें तो बीजेपी हिंदू डोमिनेटेड सीट्स पर लड़ती थी और अकाली दल सिख डोमिनेटेड सीट्स पर। ये एक हिंदू सिख भाईचारे का भी एक प्रतीक था ये अलायंस। जी। अब वहाँ पे एक डुअलिटी है पॉलिटिक्स में कि इंडिया में हिंदूज मेजॉरिटी में हैं लेकिन पंजाब में माइनॉरिटी में हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। अब दलित समाज की आप बात कर रहे हैं, 32-33% आबादी है, उसमें से 2/3 सिख हैं, 1/3 हिंदू। वहाँ पर बसपा का भी ठीक ठाक इन्फ्लुएंस है, खास करके होशियारपुर, गुरदासपुर, इन इलाकों में। तो 2019 में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादातर समाजों का समर्थन था, जो कि शिफ्ट हो गया लार्जली आम आदमी पार्टी की तरफ 2022 के विधानसभा चुनाव में। बीजेपी को भी ये रियलाइजेशन है कि हिंदू समाज जो लार्जली अर्बन सेंटर्स में है, सिर्फ उसके बदौलत यहाँ पर यानी पंजाब में पॉलिटिक्स नहीं करी जाती है। तो इसीलिए उसने बहुत सारे सिख लीडर्स को अपनी पार्टी में इंडक्ट किया है, अमरिंदर सिंह से लेकर के बिट्टू, रिंकू एटसेट्रा लीडर्स को। तो अब देखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई है, इसका कितना फल मिलता इसका कितना इम्पैक्ट होता है। हिंदू डोमिनेटेड पार्टी से हटकर अब एक सिख प्लस हिंदू पार्टी अपने आप को दिखाना चाह रही है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी पंजाब का पूरा समीकरण समझाने के लिए। और हम साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे संजय जी का, जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और विस्तार से पंजाब की बारीकियों को हमारे दर्शकों को बताया। तो डेटा सेंटर में आज इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और आंकड़ों के जरिए किसी और राज्य को, किसी और वर्ग को डिकोड करेंगे। फिलहाल इतना ही, ब्रेक लेंगे, जाना कहीं नहीं है क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी है।